हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स का 8वां लेक्चर है और एटॉमिक फ़िज़िक्स का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने एटॉमिक फ़िज़िक्स के पहले पार्ट को देख लिया होगा। एटॉमिक फ़िज़िक्स के पहले हिस्से में मैंने आपको एटम के तमाम मॉडल्स बताए थे, आपको याद होगा, राइट। उसके बाद मैंने फाइनली जो आपको बताया था वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग या जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था उस ऑर्बिट की रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास क्या स्पीड थी, क्या एनर्जी थी, उन सब का जिक्र किया था। यानी हमने एक एनर्जी लेवल का या एक एनर्जी का जिक्र किया था, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का जिक्र किया था। मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी और मैंने आपसे ये बताया था कि अगर इस ऑर्बिट में किसी को रहना है तो उसके पास ये एनर्जी होनी चाहिए। यानी हर ऑर्बिट के पास या हर ऑर्बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अगर उतनी एनर्जी किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर सर्वाइव करेगा, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्वाइव करेगा, और इसीलिए मैंने उसको एनर्जी लेवल का भी नाम दिया था। ये तो पुरानी बातें रही। आज हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। बोर की लिमिटेशन और उसकी खामियां, इन सब के बारे में भी आपसे बातचीत होने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल आइसोलेट होकर के रूम में टेबल चेयर, कॉपी, पेन सब लेकर के बैठ गए होंगे। और शुरू करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। आज हम लोग एनर्जी लेवल की बात करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स की बात करेंगे, स्पेक्ट्रा की बात करेंगे और लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल की बात करेंगे। मैं जो भी बात करूंगा उसमें कुछ कुछ एनसीईआरटी भी आपको दिखाता रहूंगा। मॉड्यूल वैसे परफेक्ट है, जो मॉड्यूल आपको मिला है पीडीएफ के रूप में वो मॉड्यूल परफेक्ट है। अच्छा, एक बात और, अगर किसी के पास भी मॉड्यूल नहीं है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है लैम्पलाइटर का, उस पर आप मैसेज करके उस मॉड्यूल को हासिल कर सकते हैं, यदि आपके पास में पीडीएफ फॉर्म में नहीं है मॉड्यूल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात आपसे करने वाला हूं एनर्जी लेवल की। किसकी? एनर्जी लेवल की। और यहां पर जिक्र होने वाला है हाइड्रोजन एटम का। मैंने आपसे क्या कहा है कि जब तक ये सारी पढ़ाइयां चलेंगी हम लोग बोहर के मॉडल को ही हकीकत मान के पढ़ाई करेंगे। जो उसकी बातें हैं उसी को हम सच मान के पढ़ाई करेंगे, ठीक बात है। तो आइए बोहर के मॉडल को ही मान करके हम लोग पढ़ाई करते हैं। आइए देखिए, अब बोहर के मॉडल को अगर मान लिया जाए तो मामला क्या है। सबसे पहला मामला यह है कि यहां पर होगा न्यूक्लियस, दिस वन, दिस इज द न्यूक्लियस Ze। और फिर यहां पर क्या होगा, तमाम एनर्जी लेवल्स होंगे भाई और बहनों, होंगे, बिल्कुल तमाम एनर्जी लेवल्स होंगे। तो मैं तमाम एनर्जी लेवल्स को बनाते जा रहा हूं। थोड़ा सा, एक एनर्जी लेवल ये बना, दूसरा ये बना, ये एनर्जी लेवल है। ऐसे कई ढेर सारे, ठीक है। ऐसे कई एनर्जी लेवल हो, कहां तक होंगे बोलो? इनफाइनाइट तक, ठीक। बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। यहां पर हम इसे के शेल बोलेंगे, इसे एल बोलेंगे, इसे एम बोलेंगे, इसे एन बोलेंगे, इसे ओ बोलेंगे, ऐसे आगे बढ़ते चले। अगर एन की भाषा में बात कर रहा है, एन का मतलब n बराबर इसके लिए 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा, इसके लिए n बराबर 3 होगा, इसके लिए n बराबर 4 होगा, इसके लिए n बराबर 5 होगा, एंड सो ऑन, है ना। ये तमाम ऑर्बिट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, ठीक है। अगर मैं इस एनर्जी को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं या समझाऊं आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक क्या करूं, आपके बाजू में एक ग्राफ जैसा बना दूं, थोड़ी से समझने के लिए। यहां पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करूं, समझिएगा।
एनर्जी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी निकालने का तरीका। फॉर्मूला क्या था एनर्जी वाला, याद आ रहा है कुछ? -13.6 Z²/n², याद आ रहा होगा आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था मामला ये। यदि आप इसे हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, -13.6 में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर भाई और बहनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनर्जी आना शुरू होगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं तो n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, तो ये हो गई इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 3 रखी जाए तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू अगर 4 रखी जाए, 3 के बजाय 4 रखी तो 4 16 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे होता चला जाएगा, राइट। और इनफाइनाइट में जाकर के कहीं 0 हो जाएगा। अगर उसके और आगे जाओगे तो उसके और भी कई एनर्जी लेवल मौजूद होंगे, लेकिन सब कई एनर्जी लेवल हो सकते हैं इनफाइनाइट में जाने पर, ठीक है कि नहीं? क्लियर? ये है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको यहां पर शो करना चाहूं भाई और बहनों तो कैसे शो करूंगा? सबसे पहले सबसे नीचे कौन है हाइड्रोजन एटम में? मैं इसी को -13.6 बोल देता हूं। उसके ऊपर 3.4 है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 1.51 है, माइनस में बढ़ता जा रहा है। ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, इस तरीके से मामला आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर? ये जो एनर्जी लेवल है ये मैंने हाइड्रोजन एटम का बनाया है। अगर मैं किसी और एटम का बनाऊंगा तो एनर्जी अलग अलग आएगी। क्यों? उसका Z अलग अलग होगा, उसका N अलग अलग होगा। तो सोच के आप देखिएगा जरा सा, हर एक का Z अलग अलग होगा तो जो एनर्जी लेवल में एनर्जी आएगी वो अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? यानी एक बात श्योर है, ये जो एनर्जी हमने लिखी है ये स्पेसिफिक एटम के लिए स्पेसिफिक होती है, किसी दो एटम के लिए सेम नहीं हो सकती, किसी दो एलिमेंट के लिए सेम नहीं। कॉपर और आयरन का सेम हो जाए, नहीं जी, वो अलग होगा क्योंकि उसका Z ही अलग है। Z अलग है, इसीलिए एनर्जी लेवल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। क्लियर है? कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहां करना चाहेंगे, वो ऑब्जर्वेशन देखिएगा। ऑब्जर्वेशन ये है कि -13.6 -3.4, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को गौर करें तो यहां पर जो कॉन्सेक्यूटिव एनर्जी लेवल है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ये एनर्जी का डिफरेंस आप निकालो, इसमें से इसका डिफरेंस निकालो, ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पहले से निकाला हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अगर मैं यहां और यहां का एनर्जी का अंतर निकालूं, यानी आप इसमें से आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा 9, राइट, 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आपको देखने को यह मिल रहा है कि जो एनर्जी का अंतर शुरुआत में है यानी N1 और 2 में है, वो एनर्जी का अंतर आगे जाने पे घट गया, आप और आगे जाओगे तो घटता चला जाएगा। यानी अगर मैं पहले वाले एनर्जी का अंतर, इनका अंतर डेल्टा E12 कर दूं, फिर इसका अंतर डेल्टा E23 कर दूं और फिर इसका अंतर डेल्टा E23 है ना, 3-4 कर दूं, जो भी कर दूं, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का अंतर आएगा 1-2 का आएगा, उससे कम एनर्जी का अंतर भाई और बहनों 2-3 में आएगा और उससे कम एनर्जी का अंतर 3-4 में आएगा एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे
कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल का अंतर कम होता जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हाइड्रोजन एटम में यह सारी एनर्जी लेवल पाई जाती है? जवाब है हां। एनर्जी लेवल का मतलब होता है वो स्पेस, वो तो हर जगह मौजूद है, वो एनर्जी लेवल मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में होगा यह डिपेंड करेगा उसके पास कितनी एनर्जी है। राइट? नेचर के अंदर जब आप किसी एटम को उठा के देखते हो, नेचर के अंदर किसी एटम को उठा के देखते हो, तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन एक खास किस्म से व्यवस्थित होते हैं। दे आर कॉन्फिगर्ड इन अ सर्टेन पैटर्न, सर्टेन मैनर। रीजन, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्यों रहते हैं, किसी और कॉन्फ़िगरेशन को हासिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किसी और कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस दुनिया के अंदर हर चीज का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन से हटकर के कुछ भी करेंगे तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगी। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नेचुरली जिस ऑर्बिट में कॉन्फ़िगर्ड होता है, फिर से भाषा सुनिएगा, थोड़ी गाढ़ी हो रही है, नेचुरली जिस ऑर्बिट में या जिस एनर्जी लेवल में कॉन्फ़िगर्ड होता है, मौजूद होता है, उसको उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं भाई और बहनों कि हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्फ़िगर्ड है के शेल में, यानी ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। कौन है? ग्राउंड स्टेट। अगर ये उसकी ग्राउंड स्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन तभी इस एटम को स्टेबलाइज करता है, या कह लो ये एटम तभी स्टेबलाइज रहेगा, तभी स्टेबल रहेगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस के शेल में होगा। अगर इसने अपने के शेल को छोड़ा भाई और बहनों, छोड़ करके कहीं भी गया तो ये एटम अनस्टेबल होगा, के शेल नहीं छोड़ेगा। हम इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर बोर की बात माना जाए तो बोर कहते हैं इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये इन स्टेट्स में भी जा सकता है, इन ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, इन एनर्जी लेवल्स में भी जा सकता है। ग्राउंड स्टेट से अधिक जो भी एनर्जी लेवल्स आपको मिलती है इन्हें कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी ये ग्राउंड स्टेट है और यहां से लेकर के पूरी इनफाइनाइट तक दीज आर द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स। ये हाइड्रोजन के लिए है। अगर यही बात लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए की जाए तो फिर वो के के बजाय एल हो जाएगा ना। जैसे लिथियम में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 2 ये और 1 ये। तो हर एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर एटम की, हर इलेक्ट्रॉन की नहीं, लेकिन हाँ 2 इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहना चाहिए अलग अलग हो सकती है। फिलहाल हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में ये ग्राउंड स्टेट है और ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ग्राउंड स्टेट के ठीक बाद जो मिली है वो एक्साइटेड स्टेट 1 हुई, जो दूसरी मिली है वो एक्साइटेड स्टेट 2 हुई, और ये ऐसे एक्साइटेड स्टेट होती चली जाएगी। तो जब बोलने वाला आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, किस में है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? अरे भैया ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड, n बराबर 3 में है, या कह लो m शेल में है। तो सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा कि अगर उसने एक्साइटेड स्टेट की भाषा में ऑर्बिट की संज्ञा दी है, आपको ऑर्बिट का नामकरण एक्साइटेड स्टेट की भाषा में किया है, तो एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से कौन सी ऑर्बिट बन रही है यह आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। कुल बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम एनर्जी लेवल्स मौजूद होती है हाइड्रोजन एटम। और ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात नहीं है, कोई भी ऑर्बिट उठाओगे तो सारी एनर्जी लेवल मौजूद होती है। लेकिन 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 उस एटम का साइज इस बात से निर्धारित होता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां कॉन्फ़िगर्ड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शहर में जगह तो बहुत होती है, आदमी कहीं भी जाके बस सकता है, लेकिन शहर का जो साइज होता है वो शहर में जहां तक लोग रहते हैं वहां से डिसाइड होता है। जैसे आप जिस भी कस्बे में, गांव में रहते होंगे, वो बहुत बड़ा गांव होगा पता चला,
एरिया वाइज, लेकिन रहते हैं लोग इतनी जगह पर, कहें हमारा गांव बहुत छोटा सा है, जमीन बहुत है वहां लेकिन रहते छोटे में है। उसी तरीके से भाई है कई एनर्जी लेवल, जिसमें रहेगा वही साइज निर्धारित करता है। तो ये तमाम एनर्जी लेवल है। और एक बात बहुत क्लियर है कि एनर्जी लेवल इस बात का, एनर्जी लेवल किसी भी एटम का, पर्टिकुलर एटम का फिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपसे कहा जाए एनर्जी लेवल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एटम, समझ में आ रहा है? जो हाइड्रोजन का होगा वो नाइट्रोजन का नहीं होगा, वो ऑक्सीजन का नहीं होगा, वो हीलियम का नहीं होगा, वो अलग अलग आएगा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बताता है। बिल्कुल वैसे ही है, समझ लो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक है ना सबकी, तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पर्टिकुलर पैटर्न सिर्फ हाइड्रोजन एटम में होगा। एटम बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी एनर्जी लेवल क्या है। उसका एक जिक्र है आपके मॉड्यूल के अंदर, वो क्या जिक्र है एक बार दिखा दे तो हौसला आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आइए हौसला बढ़ाते हैं और देख लेते हैं आपके मॉड्यूल में। दिस वन राइट, यहां पर हम लोगों ने कल ये डेरिवेशन किया था और ये मैंने 3 एनर्जी लेवल्स लिखाए हुए हैं आपको। ये एनर्जी लेवल का डायग्राम से प्रदर्शित किया गया है और द डायग्राम इज नोन एज लोएस्ट एनर्जी लेवल, सब लिखा हुआ आकड़म अकड़म चकड़म आप जानते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो एक बात यहां नोट कर सकते हैं, ये वाली, कि आप एज यू लिख लो, एज यू मूव अवे या एज यू मूव टू द हायर एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 consecutive एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। एनर्जी डिफरेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर एक छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला बेबी नुमा सवाल कर दूं, बेबी नुमा सवाल मेरा यह है कि पहले और दूसरे में ज्यादा होगा या पहले और तीसरे में, तो आप कंफर्म कहोगे पहले और तीसरे में। पहले और तीसरे में ज्यादा होगा पहले और चौथे में, आप बोलोगे पहले और चौथे में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कहां एनर्जी डिफरेंस कम होगा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ शेल दे करके, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? थोड़ा उसका भी मैं आपको तरीका समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा हौसला मिलता रहे और बातचीत यहां हमारी बनती रहे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया, मान लीजिए N2 है और N1 है, उसके सेट दे रहा हूं, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस बताना है आपको, किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। पहला केस मैंने लिया N2 बराबर 4 और ये 2, ये 5 और ये 1, ये 6 और ये 2, ये 3 और ये 1, ठीक। 1 नहीं करना, रुक जाओ, 4 and 3, और भी सेट कर सकते हैं, मैं भी 4 ही ले रहा हूं। चलो, आपको सबसे पहले यह बात समझनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें किसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, राइट, तो आपको यह देखना है। एक बात हमको यहां से समझ में आई है भाइयों बहनों, कि हम जितना नीचे रहेंगे एनर्जी का अंतर उतना ज्यादा आने वाला है। मतलब जितना नीचे वाला रहेगा उतना एनर्जी का अंतर। अगर मैं 4 और देखो 3 और 2 में करूंगा तो कम आएगा, 4 और 3 में करूंगा और कम आएगा, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो जितना कम होगा उतना अंतर ज्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर नीचे वाले नंबर्स ये हैं सब। ये नंबर कितना है 3, ये नंबर कितना है 2, ये नंबर कितना है 1। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? नीचे वाला। ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। वैसे भी पता ही चल रहा है 4 और 2, ठीक। तो यहां सबसे छोटा नंबर कौन है? 1, सीधे आंसर हो गया। अगर मैं इसे डेल्टा E2 कहता हूं तो सबसे ज्यादा आएगा डेल्टा E2। चलो उसके बाद बताओ, उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, लेकिन 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, फंस गए। 2 यहां भी है, 2 यहां, ये ट्रिक सिखा रहा हूं आपको निकालने का। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अब कैसे पता चलेगा कि एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा है? पॉइंट टू बी नोटेड, एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा है, ठीक।
तो भैया एनर्जी डिफरेंस देखना है, तो अब ये नंबर जब सेम हो जाए तो अब हायर एनर्जी लेवल देखो। अब मेरी बात सुनो फिर से, अगर मान लीजिए मैं इसे फिक्स कर दूं 2 नंबर, तो हायर एनर्जी लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस आने वाला है ना, नहीं समझे? लोअर एनर्जी लेवल अगर फिक्स हो गया तो हायर एनर्जी जितना दूर होगा उतना एनर्जी का अंतर ज्यादा आने वाला है। तो अब यही ट्रिक यहां पर लगाएंगे। अगर ये दोनों सेम है तो अब इधर की संख्या देखो, ये ज्यादा है और कि ये ज्यादा है, पहली वाली ज्यादा है कि तीसरी वाली? जवाब है तीसरी वाली। तो इसका मतलब पहली वाली से ज्यादा तीसरी वाली है, तो पहले तीसरी वाली आएगी एनर्जी डिफरेंस, फिर पहली वाली एनर्जी डिफरेंस आएगी, और सबसे आखिर में आप समझ चुके हैं कि यही वाली आने वाली, क्योंकि इसका ये नंबर वैसे भी है डेल्टा E4। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इधर का पहले लोअर एनर्जी लेवल को का नंबर देखना है, जो सबसे कम होगा राइट, उसको देख लेना है। तो मिनिमम ये है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, खत्म बानी, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, यहां 2 है कि 3 है, यहां पर कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है? जो पहला वाला ऑर्बिट है, ये जो एनर्जी डिफरेंस होती है ना 10.2, इससे ज्यादा होती ही नहीं किसी की, 10.2 सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिक है, मैं आपको सिखा रहा हूं। आइए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जिससे थोड़ा हौसला मिल जाए आपको कि भाई कैसे तय करेंगे। हायर एनर्जी लेवल ले लेते हैं 6, 3, 5, 2, 4, कई एक ले लेते हैं 6, 3, 5, 2, 4 और 7, ठीक। और यहां पर मैं ले लेता हूं जो लोअर एनर्जी लेवल है, वो ले लेता हूं 1, 3, नहीं अरे 1, 1, 2, यहां 2 नहीं करते, यहां कर देते हैं क्या करते, छोड़ दो इसको, छोड़ ही दो। 5 का 2 हो गया, 4 का वो कर लो, 3 कर लो, और 7 का 2 कर लो, ठीक, बस काफी है। अब इसमें चेक करो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा संख्या ये है। अब यहां पर दोनों सेम है, तो इन दोनों में फिर हायर को देखो, तो हायर ये ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पहला वाला हुआ डेल्टा E1, और इसके बाद दूसरा वाला आ जाएगा डेल्टा E2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात? तो ये दोनों तय हो गए। अब देखो इससे बड़ी संख्या कौन है, 2 है। अब 2 में 2 है, 2 में 2 है, तो इधर देखो ये 7 वाला हायर है ना, तो इसका ज्यादा आएगा डिफरेंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी डेल्टा E5 ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद डेल्टा E3 आएगा, और लास्ट में कौन बच गया, ये चौथा वाला डेल्टा E4। समझ में आ गया? तो एनर्जी का अंतर अगर मैं आपको एनर्जी लेवल दे दूं या मैं आपको ऑर्बिट का नंबर दे दूं, तो क्या आप एनर्जी का अंतर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली आप उस एनर्जी जो ये कंपैरिजन है वो आप कर सकते हैं कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एनर्जी लेवल के बारे में बातें। अब आइए बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझिएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रम का बहुवचन होता है। स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स को, यानी इट शोज डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट? स्पेक्ट्रम। और कहीं पर भी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए हम एक खास यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं जी? स्पेक्ट्रोमीटर। उससे होकर के किसी भी वेव को, किसी भी रेडिएशन को अगर आप गुजारें तो आप ये जान सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि भाई उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ इन्वॉल्व है, राइट? तो अगर आप किसी भी वेव के स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोहर के मॉडल के मुताबिक क्या मामला था? बोहर के मॉडल के मुताबिक
अगर कोई भी एटम एनर्जी रिसीव कर लेगा या इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव कर लेगा तो कूद के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट करेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं कहीं पर भी, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। आपको बहुत ज्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे वेवलेंथ मिल रही है तो लगातार वेवलेंथ मिलती चली जा रही, सारी वेवलेंथ मिल रही, सारी वेवलेंथ मिल रही, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया, या बैंड स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब यह हो गया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल रही है। जब आप बात करते हो किसी एटम के अंदर, तो मान लीजिए इसका लोअर एनर्जी लेवल है और इसका हायर एनर्जी लेवल है, इसका एक डेफिनेट एनर्जी होगा और इसका एक डेफिनेट एनर्जी होगा। इस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो सर्टेन वैल्यू रखे होगा और इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा इसका मतलब वो भी सर्टेन आएगा। इसका मतलब जब भी किसी एटम में ट्रांजिशन होगा, जब भी किसी एटम में ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो एक सर्टेन वेवलेंथ होगा, एक फिक्स वेवलेंथ होगा, एक सर्टेन वेवलेंथ होगा, एक फिक्स्ड वेवलेंथ होगा। समझ में आ रही बात? एक सर्टेन वेवलेंथ और एक फिक्स वेवलेंथ होगा भाई और बहनों, ठीक। तो सर्टेन वेवलेंथ और फिक्स वेवलेंथ क्यों होगा? क्योंकि भाई हर, अच्छा, और ये अलग अलग एटम के लिए भी फिक्स होगा। क्यों? हर एटम का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो फिक्स होगा, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही तो कॉरेस्पॉन्ड करेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही कॉरेस्पॉन्ड करती है भाई और बहनों। अब यहां पर जो इसका मतलब हमको यह बात समझ में आ गई कि जब भी एटम में ट्रांजिशन होगा और वहां जो वेवलेंथ हासिल होगी या एब्जॉर्ब होगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। एंड इसका मतलब यह हुआ एक एटम के लिए अगर हम स्पेक्ट्रम निकालें तो दैट स्पेक्ट्रम विल बी लीनियर, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक। अच्छा, चलो अब हमें क्या करना है, एटम के लिए दो तरह का स्पेक्ट्रम हमें हासिल करना है। सबसे पहला स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा स्पेक्ट्रम है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मैं दोनों स्पेक्ट्रम की जिक्र करूंगा आपके सामने। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल कैसे किया जाता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को ठीक तरीके से डिफाइन कर पाया था बोर का पोस्टुलेट। बोर का पोस्टुलेट इन दोनों स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने में कामयाब हो गया। क्लियर? और हम लोग जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। अभी आपके मन में एक बात हमेशा चल रही होगी कि यार ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ये सब हाइड्रोजन एटम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरी आने तो दीजिए, इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। तो भाइयों और बहनों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, यानी एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों स्पेक्ट्रम हम हासिल करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आइए सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहले मैं आपको बोर का मॉडल से समझा देता हूं, फिर मैं उसको प्रैक्टिकलिटी आपको बताता हूं हासिल कैसे किया जाता है। समझिएगा, अगर आप बोहर के मॉडल को देखें हाइड्रोजन एटम के लिए तो यह है न्यूक्लियस, ठीक। यह है पहला ऑर्बिट के शेल, उसके बाद है एल, उसके बाद है एम, उसके बाद है एन, उसके बाद है फलाना, ऐसे बहुत सा होता चला जाएगा, ठीक।
इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पाया जाता है इस ऑर्बिट में, पाया जाता है, यस और नो, क्लियर। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देंगे तो यह कूद के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर अंकल। ठीक, जैसे आप इसका और इसका अगर अंतर देखेंगे तो हम लोगों ने निकाला था 10.2, निकाला था कि नहीं निकाला था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ये देखो, ये देखो 10.2। अब 10.2 में अगर आप 1.89 और जोड़ दें तो 1 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी यहां और यहां का डिफरेंस आ जाएगा। 12 कितना आएगा, 1.89 जोड़िए 12.09 आना चाहिए, आई होप, है ना। कहां चला गया, 10.2 में 1.89, हाँ 10 एक 11 और एक 12, ठीक है, 12.09 सही याद है इसका मतलब मुझे, 12.09। ऐसे ही पहले और, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहले और दूसरे का अंतर लिखा, पहले और तीसरे का, ऐसे पहले और चौथे का अंतर। अब आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल गई, आप कहेंगे जी कहां से ऊर्जा मिली, अभी आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल। यहां से एक फोटॉन आया, एक फोटॉन इसके ऊपर गिरा, कोई भी फोटॉन, ठीक, इस फोटॉन की जो ऊर्जा थी वो 10.2 के बराबर थी, तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यही तो होगा। अगर इस फोटॉन की ऊर्जा 12.09 के बराबर है तो, अच्छा अगर 10.2 से कम है तो जाएगा हायर में, नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। अब चूंकि फोटॉन की ऊर्जा उसको मिल चुकी है तो धीरे से रेडिएट कर देगा वापस, कहेगा भैया हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम कूद के हायर एनर्जी लेवल में चले जाए, और जितनी दे दिए हो उसका हम करेंगे क्या। मान लीजिए ये चीख चीख के कहता है हमको 10.2 दोगे तभी हम जाएंगे, 10.2 से कम में बात नहीं होगी। आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, कितना दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई यहां पर जब था तो एनर्जी कितनी थी, -13.6, यहां जाएगा तो कितनी होनी चाहिए, -3.4। आपने 8 दिया, -13.6 में आपने 8 खाली प्रोवाइड किया, तो ये कितना हुआ तेरा 5 हुआ, 5.6 हुआ ना माइनस का लगभग, और होना कितना चाहिए, -3.4। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस वाली ऑर्बिट में जाने के लायक नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी मिली होगी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धीरे से एमिट कर कहेगा हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं भैया, समझ में आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए ये फोटॉन 12.09 का हुआ तो कहां चला जाएगा, कूद के यहां चला जाएगा। ऐसे ही जो अंतर मिलता जाएगा तो हायर एनर्जी लेवल में कूद के जाएगा। ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूं आपको, ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है गिरने वाली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को। जो फोटॉन गिर रहा होगा इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, कि भाई ये जो इंसिडेंटिंग लाइट है उसका ये वेवलेंथ अगर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ठीक, ये ट्रांजिशन को शो करने वाली लाइन है, ट्रांजिशन को शो करने वाली लाइन है, राइट। ये जो लाइन होगी ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंटिंग वेव के, पर्टिकुलर इंसिडेंटिंग जो भी एनर्जी चाहे जैसे भी दे रहे होगे एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करती है, उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है, राइट। क्लियर। हम इस ट्रांजिशन को जो दिखा रहे हैं ये ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को शो करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, और ऐसे ऊर्जा दे दिए, +13.6 दे दिए तो कहां चला जाएगा। अगर आपने +13.6 दे दिया भाई और बहनों तो ये कूद करके इनफाइनाइट में चला जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी दे दोगे तो कहां जाएगा, इनफाइनाइट में तो जाएगा ही, कहां जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। भाई और बहनों बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहां पर। ठीक, ऑल राइट, आगे बढ़ाते हैं बात को, समझदारी से बात को आगे बढ़ाते हैं।
अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन जो भी, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपको एब्जॉर्प्शन कहां से मिलेगा? इसी ग्राउंड स्टेट से मिलेगा और कूद करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्लियर? अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। अब आप एक काम करिए, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस ऐसा लिया और किया क्या कि इससे आपने व्हाइट लाइट को गुजारा। कौन सी लाइट को? व्हाइट लाइट को। अगर यहां पर डिटेक्शन के लिए यहां गुजारा आपने, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं सही से, आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैं बताता हूं। देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस है, ये उसके एटम है। एक एटम थोड़ी होगा, कई एटम होंगे। ठीक, ये पूरा था, एक चैम्बर में था, मान लो यहां से आपने व्हाइट लाइट भेजा। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होगा? इसमें विबग्योर होगा, यानी सारे वेवलेंथ होंगे कि नहीं होंगे? राइट। अब व्हाइट लाइट के अलावा और भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज सकते हो, अल्ट्रावायलेट, फलाना ढिमकाना, जो भी। जब यहां से लाइट निकली, जब यहां से वो लाइट निकली, ठीक है, लो, उसको स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया गया। किससे? स्पेक्ट्रोमीटर से। अगर ये मान लो ये H गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अगर ये गैस ना होती तो स्पेक्ट्रोमीटर में ये 7 कलर दिखते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, आपको ये जो 7 कलर है ये दिखते, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको दिखता इस तरह से। इसको भूल जाइए, ये देखिए दिखते हैं 7 कलर का पूरा स्पेक्ट्रम, लगातार एक दूसरे पर चढ़े हुए वेवलेंथ होते, ये दिखता आपको, ऐसा दिखता। लेकिन चूंकि, समझिएगा मेरी बात को, जब यहां गया होगा तो यहां पर हर एटम से, जो हर एटम है, हर एटम से ये व्हाइट लाइट के फोटोन टकराए होंगे, और व्हाइट लाइट के फोटोन जब टकराए होंगे तो इलेक्ट्रॉन कूद के हाई एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। अगर मान लो कोई ब्लू कलर की लाइट थी, सपोज कर लो, उसका फोटोन टकराया और इतनी ऊर्जा थी कि ये कूद करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि व्हाइट कलर में से ब्लू कलर को यूज कर लिया इसने एक्साइटेशन के लिए। किसको यूज कर लिया? ब्लू कलर को। तो आपको यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियस मत हो जाना। व्हाइट लाइट में ब्लू कलर वाला फोटोन ऐसा था, ठीक है, ब्लू कलर वाला फोटोन ऐसा था, ब्लू वाला, येलो वाला फोटोन ऐसा था जिसको इसने एब्जॉर्ब किया, उससे ज्यादा वाले को एब्जॉर्ब ही नहीं किया। सपोज कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं खाली। तो ब्लू वाले को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो स्पेक्ट्रोमीटर में ब्लू कलर मिलेगा, गायब हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा स्पेक्ट्रोमीटर में, वो कैसा मिलेगा? आपको स्पेक्ट्रोमीटर में स्पेक्ट्रम जो मिलेगा ऐसे डार्क लाइंस आने लगेगी। कॉन्टिन्यूअस थी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के बजाय भाई और बहनों यहां देखो डार्क लाइंस आने लगी। ये डार्क लाइन ये बता रही हैं कि ये वेवलेंथ मिसिंग है। ये वेवलेंथ क्या है? मिसिंग है। ठीक, तो अगर ये वेवलेंथ मिसिंग है भाई और बहनों, ये वेवलेंथ गई कहां? इसका मतलब हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया, तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव करके एक्साइट हो गया। तो इस स्पेक्ट्रम के जरिए हमको एक बात समझ में आई कि दुनिया का कोई भी एटम एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, या उस एटम का इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, एक पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करके, एक पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और यही हमने को दिखा भी यहां पर कि भाई अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी मिल जाएगी तो कूद के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या की बात नहीं है। तो
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे हासिल हुआ? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे हासिल हुआ कि आपने गैस लिया, उसमें कोई वेव भेजी, यानी बहुत तरह के फोटोन भेजे, बहुत तरह की वेवलेंथ भेजी। जो वेवलेंथ यूज हो गई एक्साइट करने में वो नहीं मिलेगी फाइनल स्पेक्ट्रम में। और इसी से हमको पता चल जाता है कि भाई इसका मतलब यह है कि ये जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी ले करके अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ले गए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यही आपको ट्रांजिशन मिलेगा। भाई चाहे आप हजारों एटम ले लो, हर एटम का इलेक्ट्रॉन होगा तो यही, तो पॉसिबल ट्रांजिशंस यही हो सकते हैं। ऐसे और भी होंगे, मतलब यहां से और भी होंगे इनफाइनाइट तक पॉसिबल ट्रांजिशन यही होंगे। आपसे कोई कहते कि क्या ये ट्रांजिशन मिलेगा ना, ये नहीं मिल सकता, पहले ही ऑर्बिट से मिला, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ही वही है, इलेक्ट्रॉन पाया वहीं जाएगा। तो आई होप आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए इसको मॉड्यूल में भी देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से हमें हासिल हुआ। अब यहां बना हुआ नहीं है, वही बना लेना जो मैंने भी फोटो बनाया था, बना लेना इसको। ये सब लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट में होती है, 10.2 से कम देंगे तो ईएम वेव के फॉर्म में एमिट कर जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, बढ़िया बात करते हैं एकदम। अब अगला सवाल यह है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके कहीं चला गया, सपोज कर लो यहां चला गया। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर रुकेगा? हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को येन केन प्रकारेण अगर एक्साइटेड कर दें तो क्या वो एक्साइटेड स्टेट में रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर एटम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन को कूद करके वापस आना पड़ेगा। और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा तो एनर्जी जो है उसको एमिट करेगा, किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं अब एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन स्पेक्ट्रम को। किसे पढ़ने जा रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम को। जल्दी से देख लेते हैं, छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। इसमें है क्या मामला भाई और बहनों? मामला यह है कि यह है ग्राउंड स्टेट। कौन है? ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। ठीक, समझिएगा। चलो अब ये n बराबर 1 है भाई और बहनों, n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है, ये n बराबर 6 है, ये n बराबर 7 है। ठीक है, समझिएगा। जब इलेक्ट्रॉन को आप किसी तरीके से ऊर्जा दे देते हो, मतलब कैसे भी उसको एनर्जी दे दी, कूद के हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब जाने के बाद क्या होगा? जब वो जाएगा तो वहां रुकेगा नहीं। ठीक, अब वहां रुकेगा नहीं रुकेगा। ठीक है, और नहीं रुकेगा तो अब क्या करेगा? वापसी करेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां कूद के चला गया था, तो उसके पास कई ऑप्शंस होंगे ग्राउंड स्टेट तक आने के। जब तक वो ग्राउंड स्टेट नहीं आएगा तब तक स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए उसे ग्राउंड स्टेट में जाना मस्ट है भाई और बहनों। तो कई तरीके हो सकता है ये डायरेक्ट यहां से छलांग मार दे, हो सकता है ये यहां से यहां छलांग मारे, फिर उसके बाद यहां से छलांग मारे, हो सकता है इसके बाद ये यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, घूमते घामते मस्ती में जाए। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी। अगर अलग अलग
आप ट्रांजिशंस को देखें हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो यहां एनर्जी का अंतर कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां अलग अलग एनर्जी का अंतर आएगा। और जितना एनर्जी का अंतर आता है भाई और बहनों, उसी के हिसाब से ऊर्जा एमिट होती है, यानी उसी के हिसाब से वेवलेंथ एमिट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं इस ट्रांजिशन का वेवलेंथ, बोले कुछ होगा, इसका बोले इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, सबका अलग अलग ट्रांजिशन का अलग अलग वेवलेंथ आएगा। और एक पर्टिकुलर एटम में ये एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स होगी। ये जो वेवलेंथ निकल रहा है, ये वेवलेंथ हर एटम का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये पहले भी बता चुका हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं। क्यों कैरेक्टरिस्टिक होगा? क्योंकि एनर्जी लेवल कैरेक्टरिस्टिक है, और एनर्जी लेवल के डिफरेंस के हिसाब से ही वेव निकलती है, और वेव जैसी उसकी वेवलेंथ निकलेगी, वही उसके एटम को निर्धारित करेगी। जैसा वेवलेंथ वही एटम, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेवलेंथ होते हैं, या वेवलेंथ पर्टिकुलर एटम को ही यानी ये वेवलेंथ यही निकलेगी और कहीं नहीं निकलेगी। फिलहाल तो हम हाइड्रोजन एटम पे चर्चा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहां पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं, बहुत से वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी है जो एमिट हो सकता है, राइट। अब यहां पर हम एक सेट ऑफ ट्रांजिशन लेंगे। क्या लेंगे? सेट ऑफ ट्रांजिशन, समझिएगा। यानी हम डिफरेंट ट्रांजिशन का एक सेट लेंगे। अगर मैं सेट ऑफ ट्रांजिशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं डिफरेंट वेवलेंथ का एक सेट लूंगा, एक सर्टेन रेंज के वेवलेंथ का एक सेट लूंगा, और उस सेट को हम कहेंगे सीरीज। उसका क्या नाम होगा? सीरीज। एमिशन सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। हम यहां पर एक सर्टेन जो ट्रांजिशन हो रहा होगा उसका एक हम सेट लेंगे, और वो सेट कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एक सर्टेन वेवलेंथ के सेट का। अरे भाई, जैसे मान लो हमने इसको चुना तो दो वेवलेंथ हुए ना, तो दो वेवलेंथ का जो एक सेट होगा, या अभी तो कई बताएंगे कितने वेवलेंथ, कई वेवलेंथ हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। पहले मैं इसको मिटा देता हूं और आपको अलग अलग सीरीज से वाकिफ कराता हूं। यस और नो? मिट गया भी। रुक जाए, किसको बना दे पहले। हाँ चलो ठीक है। देखो, जैसे अगर जितने भी ट्रांजिशन पहली ऑर्बिट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? पहली ऑर्बिट में। पहली ऑर्बिट का मतलब ग्राउंड स्टेट में डायरेक्ट आ रहे हैं। डायरेक्ट सबसे आखिरी मेंबर कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। ये जो पूरा एक सेट बन के तैयार हुआ, इस सेट को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। क्लियर? लाइमन सीरीज यानी वो सारे ट्रांजिशन का एक सेट जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, हम उसे लाइमन सीरीज कहेंगे। पर पहले यह सीरीज नहीं डिस्कवर हुई थी, पहले यह वाला नहीं पता चला था। आगे बढ़ते हैं। यह लाइमन सीरीज का पहला मेंबर है, और जो सबसे आखिरी मेंबर होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग लाइन या लिमिटिंग मेंबर। आखिरी मेंबर कंफर्म है कहां से आ रहा होगा? इनफाइनाइट से आ रहा होगा। पहला मेंबर लाइमन में कहां से आ रहा है? दूसरे से पहले में। दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा, ऐसे लिमिटिंग मेंबर। इसके बाद वो सारे ट्रांजिशन जो डायरेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में आ रहा हो, हम इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे, उसे कहेंगे बामर सीरीज। ठीक, बामर सीरीज। इसी प्रकार से अगर ये सारे ट्रांजिशन तीसरे में आ जाए, वो हो जाएगी पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज। अगर इसी प्रकार से इसको और लंबा बना लेते हैं ताकि आपको
हाँ, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के बाद अगर 1 2 3 हो गया ना, अगर चौथे में डायरेक्ट आए, ठीक, ये लिमिटिंग मेंबर आखिरी वाला होता है, वो कहलाती है ब्रैकेट सीरीज, ठीक। और अगर भाई और बहनों पांचवें में आए तो दैट इज कॉल्ड क्या, फंड सीरीज। पी फंड कह लो, फंड कह लो, जो कह लो भैया, अंग्रेजी नाम है, पी साइलेंट भी करो। और एक और सीरीज होती है जिसमें छठवें में आए, उसको कहते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या कहते हैं, हम्फ्री सीरीज। आपसे मुख्यतः इन्हीं दो सीरीज के बारे में बात किया जाएगा, लाइमन और बामर। तो ये जो सेट ऑफ वेवलेंथ आपको दिख रही है भाई, ये भी तो सेट ऑफ वेवलेंथ हुई ना, इसका कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। यानी अगर मैं यहां पर आपके सामने बोलूं तो मैं बिल्कुल खुला बोल सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक वेवलेंथ का एक रेंज बन गया, पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक सेट बन गया। ये सारे के सारे वेवलेंथ, सारे के सारे, तो गब्बर स्टाइल में हो गया, सारे के पूरे के पूरे, सारे के सारे जो वेवलेंथ है, ये सारे के सारे वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं। किस रीजन में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट। यानी अगर इनमें से कोई भी ट्रांजिशन होगा तो अल्ट्रा वायलेट वेव निकलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा आपने, अल्ट्रा वायलेट निकलेगी। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये जो पूरा सेट है ये विजिबल रेंज में जाके गिरेगा। यही तो मिला था सबसे पहले, बामर वाला, अभी दिखाऊंगा मैं। विजिबल रेंज में ये ऑब्जर्व होगी, यानी जो भी ट्रांजिशन होगा सब विजिबल लाइट निकलेगी, विबग्योर में से निकलेंगी। उसके आगे की जितनी सीरीज है सब इंफ्रारेड में निकलेगी। ये भी इंफ्रारेड है, ये सब इंफ्रारेड है, सब में इंफ्रारेड निकलेगा, ठीक है। लाइमन में यूवी निकलेगा, बामर सीरीज में विजिबल निकलेगा, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, बाकी सब में इंफ्रारेड वेव निकलेगी। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन ट्रांजिशंस मैंने आपको दिखाए कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदता है तो किस तरीके से पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट करता है। अगर मैं यहां पर यह समझाऊं कि इसको करते कैसे, अब हमें करना क्या है, यहां पर फिर हमने वही काम किया, हाइड्रोजन गैस ले लिया, जिगजैग 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 ले लिया। अब इसके पास क्या होगा, ये हर एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगे। आप यहां से अब लाइट मत डालिए, व्हाइट लाइट मत डालिए, यानी हमको इधर रिजल्ट में व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, यानी विबग्योर नहीं डालेंगे। हम यहां पर भेजेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड लगा करके, दूसरे लफ्जों में कहिए हम इसके थ्रू करंट पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे, करंट, इलेक्ट्रॉन्स को भेजें। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएंगे। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं, रेड कलर बना देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगे। ये इलेक्ट्रॉन आया, आकर मारा, इसको धड़ दिया और इसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। इतना तेज नहीं मारा कि मार के निकाल दे, ऐसा मारा कि मार के से हाई एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। तो कई इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जब करंट फ्लो करोगे इस गैस के थ्रू तो कई इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन कूद के हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और जाकर के फिर वापस भी आएगा। वापस आएगा तो चेंबर के इधर अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग, लो बनाते चले जाओ, अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी। लो 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 भैया, अलग अलग वेवलेंथ। कौन कौन वेवलेंथ निकल सकती है, मुझे बताओ कौन कौन वेवलेंथ निकल सकती है। अरे जितना हम पढ़े हैं, अल्ट्रा वायलेट निकल सकती है, विजिबल निकल सकती है, अगड़म बगड़म चकड़म कुछ भी निकल सकती है। कई एक वेवलेंथ निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। और जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से इसको डिटेक्ट करते हैं तो हमको ये लाइंस मिलती हैं अलग अलग वेवलेंथ वाली। जैसे अगर आप बामर सीरीज को देखोगे तो विजिबल लाइट मिलेगी, पूरी विजिबल लाइट की वेवलेंथ जब मिली तो ये बामर सीरीज है, याद रखिएगा। अगर आपको स्पेक्ट्रोमीटर में विजिबल लाइट की सीरीज मिलती है तो इसका मतलब वो बामर ट्रांजिशन के लिए मिली हुई है, बामर सीरीज के लिए मिली हुई है।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मैं इसे दिखा देता हूं आपको फिगर में कैसा होता है। देखो यहां पर हमने वो भेजा था इलेक्ट्रॉन को, जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में दिखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, पूरा ब्लैक पट्टी होगा, मतलब कोई वेवलेंथ नहीं, लेकिन कहीं कहीं कुछ वेवलेंथ दिखेगी आपको। जैसे देखो बामर सीरीज का दिख रहा होगा, ये देखो बामर सीरीज का दिख रहा है, ये बामर सीरीज का है सब, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है, बामर सीरीज के सब बने हुए। तो बामर सीरीज की लाइन आपको दिखेगी, हो सकता है पास्टन की लाइन दिखे, हो सकता है ब्रैकेट। इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? ये लाइंस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अच्छा सोच के देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम में निकालेंगे तो ये वेवलेंथ पर्टिकुलर होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर मैं कार्बन एटम में निकालूं, नाइट्रोजन एटम में निकालूं, तो क्या होगा? क्या लाइंस ऐसी होंगी कि लाइन का वेवलेंथ कुछ और होगा? कुछ और होगा। हर एटम में ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये चित्र, ये लाइंस, ये अलग अलग तरह की मिलेगी, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी। हम इन लाइंस को कह सकते हैं कि ये एटम का फिंगरप्रिंट है। अरे जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट दो लोगों का नहीं मिलता है, वैसे ये फिंगरप्रिंट है। ये स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम जो आपको दिख रहा है, दिस इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मिलने वाला है। तो यहां पर आपको तमाम तरह के ट्रांजिशन मिले, और तमाम तरह के ट्रांजिशंस के दौरान भाई और बहनों तमाम तरह की वेवलेंथ हुई। तो यह है आपके सामने एमिशन स्पेक्ट्रम। इस एमिशन स्पेक्ट्रम में निकलने वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। आइए इसके कैलकुलेशन को भी यही करते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कूदा कहां से? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे। हायर एनर्जी लेवल को हम बोल देते हैं N2 और लोअर एनर्जी लेवल को बोल देते हैं N1। यहां की एनर्जी है E2, यहां की एनर्जी है E1। जब कूदा तो यहां पर एमिट हुई एनर्जी, और ये डेल्टा E बराबर में होगा hc बाई लैम्डा। यहां से अगर आप देखोगे तो hc बाई लैम्डा बराबर में क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला आया था, E की पावर 4 me पर z स्क्वायर n स्क्वायर, ऐसे एक आया था कि नहीं आया था? एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है, मैं देख ले रहा हूं, नकल मार लेता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला me4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, यही तो है। चलो मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं आपको। E2 माइनस E1 me की पावर 4 z एप्सिलॉन h n माइनस me की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर, यही तो होगा। देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ये फार्मूला पूरा याद होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। me की पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर, ठीक है। चलो सही जा रहा। अब यहां पर क्या करोगे? जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, E1 वाला, तो प्लस हो जाएगा me की पावर 4 z स्क्वायर बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां से मैं सीधे आपके सामने लिखने जा रहा हूं, देखते रहिएगा। hc बाई लैम्डा बराबर में, यहां पर जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, m e की पावर 4 बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में ब्रैकेट, यहां पर z स्क्वायर भी होगा, इंटू में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। हमने क्या किया? प्लस वाले को पहले कर दिया, माइनस वाले को बाद में कर दिया। यहां से अगर आप hc हटा देंगे तो hc यहां आ जाएगा, ये h क्यूब बन जाएगा और ये c बन जाएगा, ठीक। यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर को देखूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, ये फिक्स वैल्यू है, देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, h है और c है, स्पीड ऑफ लाइट।
अगर आप इसको निकालोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू आती है भाइयों बहनों 1/लैम्डा बराबर में आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर आर एक कांस्टेंट है जिसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। यानी कि आप चाहें तो आप इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली फॉर्मूला आया है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू ये होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। वैसे जरूरत इसकी बहुत कम पड़ेगी, न के बराबर पड़ने वाली, और जहां भी होगी वहां दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 1/लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर होता क्या है? 1 मीटर में जितनी वेवलेंथ होती है उसे हम वेव नंबर कहते हैं। 1 मीटर में जितनी वेवलेंथ होती है उसे हम वेव नंबर कहते हैं। और वैसे भी वेव नंबर समझ लीजिए 1/लैम्डा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आपके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इससे इस फार्मूले को हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं? हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूं, तो क्या बनेगा सोचिए। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूंगा तो आएगा 1/लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर, तो 1 हो गया ना। अरे हाइड्रोजन एटम में जेड क्या आता है? 1 आता है, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद रखिएगा n2 हायर एनर्जी लेवल है और n1 लोअर एनर्जी लेवल है। n2 हायर और n1 लोअर। जैसे अगर मुझे लाइमन सीरीज के ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकालना है, कौन से सीरीज? लाइमन सीरीज। अगर आपको लाइमन सीरीज के लिए निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? लाइमन सीरीज 1/लैम्डा बराबर में आर ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लाइमन में कहां कूद के आएगा? लोअर एनर्जी लेवल कौन है? 1 ही तो है, और हायर कौन हो सकता है? 2, 3, 4, 5 कोई भी हो सकता है। तो मैं हायर को एज इट इज छोड़ देता हूं और लोअर का यही आएगा। ये लाइमन सीरीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइमन सीरीज का जो पहला मेंबर है उसका वेवलेंथ निकालो, कौन से मेंबर का? पहले मेंबर का। पहला मेंबर कौन होगा? फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर की जब बात होती है तो n2 जो होगा वो 2 होगा ना। अरे यार पहला मेंबर याद करो कौन होगा? जो 2 से 1 में कूदेगा। तो चलो 1/लैम्डा बराबर में r इंटू में 1/1 1 ही होगा, माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ये 1/4 आया, ये 1/4 आया, 3/4 आ गया, 3/4 यानी लैम्डा बराबर आ जाएगा 4/3r। ये पहले मेंबर का वेवलेंथ है। अगर मैं आपसे कहूं लिमिटिंग मेंबर का बताओ या लास्ट मेंबर का? लिमिटिंग मेंबर का। तो लिमिटिंग मेंबर के लिए चलो, लिमिटिंग मेंबर का क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। आओ, जब लिमिटिंग मेंबर का निकालेंगे आप तो 1/लैम्डा बराबर में r ब्रैकेट में 1 माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? लिमिटिंग मेंबर मतलब आखिरी मेंबर, तो इनफाइनाइट से आ रहा होगा ना, तो वहां से लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 1/r के बराबर। तो आप किसी भी सीरीज के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इस इक्वेशन से। ठीक, आपके मॉड्यूल के अंदर यहां पर देखिए लाइमन सीरीज का जिक्र किया गया है। पहला मेंबर, सेकंड मेंबर और लिमिटिंग मेंबर, ये 3 मेंबर का यहां पर फॉर्मूला। वैसे पहला मेंबर और लिमिटिंग मेंबर ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बामर सीरीज की बात करेंगे तो बामर सीरीज में क्या हो जाएगा? मैं बामर तक बता दे रहा हूं, बाकी आप सबका निकाल सकते हो, है ना, ऐसे बनता चला जाएगा। बामर का दिखाता हूं। बामर में लोअर कहां कूद के आता बताओ? n1 इसके लिए 2 हो जाएगा, और हायर कौन होगा? 2 के ऊपर कुछ भी। तो बामर के लिए बनेगा फार्मूले की शक्ल 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अल्टीमेटली 1/लैम्डा इज इक्वल टू r माइनस में 1/4 माइनस में 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है।
अब आप फर्स्ट मेंबर का निकाल लो, लास्ट मेंबर का निकाल लो, क्या दिक्कत है? फर्स्ट मेंबर का निकालो, तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा? जो तीसरे वाले से कूदा होगा ना भाई, तीसरे वाले से कूदा होगा। चलो, तो 1/λ बराबर में r ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 9। यहां पर आ जाएगा 36, बोलो, और यहां आएगा 5, और ये r, ये 1/λ, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? 36/5r। आपके यहां सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाता है, लाइमन का पहला मेंबर और बामर के पहले मेंबर का वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो सीधे आप लगा सकते हो अगर याद हो तो, और ना याद हो तो वेवलेंथ निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या हम लिमिटिंग मेंबर का भी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो इस प्रकार से आप किसी भी सीरीज का चाहें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइमन का बताया, बामर का बताया, पास्चन में भी है, ब्रैकेट में भी है और फंड में भी है। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है जो अलग अलग सीरीज को शो कर रहा है। और यहां पर देखिए फंड तक लिखा है, इसके आगे एक और होता है हम्फ्री, जो मैंने बताया था आपको। जरूरत नहीं है हम्फ्री तम्फ्री की, बस बता दिया मैंने आपको। ठीक, क्लियर है? अच्छा, एक बात और है यहां पर जो आपको समझनी है। आइए एक बात और समझाता हूं। अगर आप किसी भी सीरीज को उठाएं तो आप देखेंगे कि सबसे कम एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले मेंबर में आएगा। जैसे जैसे मेंबर आगे बढ़ता जाएगा डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी का अंतर लिमिटिंग मेंबर के लिए आएगा। अच्छा, एनर्जी का अंतर जितना ज्यादा आएगा भाई और बहनों, वेवलेंथ उतनी कम आएगी, और जितना अंतर कम आएगा वेवलेंथ ज्यादा आएगी। सबसे कम अंतर यहां आया है पहले वाले में, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ पहले वाले की है। यानी फर्स्ट मेंबर की जो वेवलेंथ आई थी 4/3r आई थिंक आई थी, वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। और सबसे कम वेवलेंथ कौन होगी? सबसे आखिरी मेंबर की। क्यों? क्योंकि एनर्जी का अंतर सबसे ज्यादा है, एनर्जी का अंतर सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए, मिनिमम वेवलेंथ निकालिए, लाइमन में, बामर में निकालिए, अरे पहला मेंबर मैक्सिमम वेवलेंथ, आखिरी मेंबर लिमिटिंग मेंबर मिनिमम वेवलेंथ। सिंपल है, और कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां पर देखिए जो आपके मॉड्यूल में है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इमिटेड वेव की वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये मैंने वो डिफरेंस जो बताया था वो आपको मैंने बताया। अच्छा, यहां पर देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए एनर्जी का जो अंतर जहां कम होगा वहां वेवलेंथ ज्यादा आएगी। ठीक, जैसे लाइमन सीरीज में मैक्सिमम आएगा पहले वाले लाइन के लिए वेवलेंथ, और मिनिमम आएगा आखिरी वाले के लिए। देखिए लिखा हुआ है, हर सीरीज में यही होगा, लाइमन में, बामर में, सब में। पहले वाले वाइब्रेशन के, पहले वाले ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी कम होगी, और लास्ट वाले के लिए मैक्सिमम होगी। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला मेंबर लाइमन का, बामर का, पास्चन का, ब्रैकेट का, फुंड का, इन सबकी अगर वेवलेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो वो भी आप बता सकते हो। कैसे? पहला मेंबर जो है लाइमन का, वो किसके किसके एनर्जी का अंतर है? पहले और दूसरे का। पहला मेंबर इसका, दूसरे और तीसरे का। पहला मेंबर बामर के बाद पास्चन का, तीसरे और चौथे का। ऐसे होता जाएगा ना, पहला मेंबर हर सीरीज का, हर सीरीज के पहले मेंबर की बात हो रही है, तो एनर्जी का जो अंतर है वो यही तो आएगा, पहले दूसरे का, यहां दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, चौथे पांचवे का, ऐसे आएगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया एनर्जी लेवल डायग्राम के समय ही, ये एनर्जी का अंतर कम होता चला जाता है। कॉन्सेक्यूटिव है ना, ये कम होता चला जाता है, और कॉन्सेक्यूटिव में एनर्जी का अंतर अगर कम होता चला जाएगा तो वेवलेंथ बड़ा होता चला जाएगा, वेवलेंथ बड़ा होता जाएगा। यानी इसका वेवलेंथ सारे सीरीज में पहले मेंबर का, लाइमन सीरीज का पहला मेंबर सबसे कम वेवलेंथ का होगा, फिर बामर का, फिर पास्चन का, फिर ब्रैकेट का, फिर फंड का।
तो एनर्जी के अंतर के हिसाब से ही वेवलेंथ तय होता है। अब आप एनर्जी के अंतर को समझ गए तो वेवलेंथ का कोई भी क्रम कुछ भी पूछा जाए आप बता दोगे फर्राटेदार। देखो यहां पर लिखा हुआ है, पहले दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे चौथे में कम होता चला जाता है, इसलिए लाइमन का पहला मेंबर फॉर द फर्स्ट मेंबर की बात हो रही है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर लाइमन में सबसे कम, बामर में उससे ज्यादा, पास्चन में उससे ज्यादा, ब्रैकेट में फंड में सबसे ज्यादा। पहले मेंबर की बात हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेंबर, राइट? गुड, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो यहां पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्या चीज है, क्या बला है और क्या पूछा जाता है वो भी समझ लो, ठीक है? मैं आगे समझा देता हूं। चलो इसी को मिटा दो। जैसे सवाल वाला सवाल करता है कि कई एनर्जी लेवल होते हैं, मान लीजिए कोई हायर एनर्जी लेवल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर यहां से यहां कूदेगा तो कई ट्रांजिशन संभव है, जैसे ये संभव है, 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 ऐसे ट्रांजिशन संभव है। तो आपसे सवाल करता है कि अगर हम 5 से 2 के बीच में जानना चाहते हैं हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने ट्रांजिशन होंगे। क्यों? जितने ट्रांजिशन होंगे उतनी वेवलेंथ निकलेगी, उतने तरह की, और उतने ही स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो वो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस पूछना चाह रहा है। एक तरीका तो यह है कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाएं और बैठ के गिने, या एक दूसरा तरीका यह है कि एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे वो फॉर्मूला आप रट ले। वो फॉर्मूला है n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 बाई में 2। n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, और n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 और 2 के बारे में बात हुई, तो अगर आपको 5 और 2 के बीच में पूछा जाए तो आप क्या आएगा? देखो 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 बाई में 2, ये कितना आया? 5 में से 2 गया 3, 3 1 4, 5 4 हुआ, और 4 और 5 दिया 12, 12 बटे 2, कितना लाइन? 6 लाइन आना चाहिए। कितनी लाइन आनी चाहिए? 6 लाइन आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताओ जल्दी। आनी चाहिए। और यहां लाइन कितनी दिख रही है? गिन लो, देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक। हाइड्रोजन एटम के केस में आपको हो सकता है लोअर एनर्जी लेवल दे ही ना, मतलब कभी कभी लोअर, मतलब खाली ये पूछ ले कि 5 नंबर पे है तो बताइए कितना स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होगा। तो अगर आपको लोअर एनर्जी लेवल का जिक्र ना करे तो इसका मतलब ग्राउंड पे ही आके बात खत्म होगी, ग्राउंड से पहले बात खत्म नहीं होगी। तो हो सकता है 5 से 4 में, 5 से इसमें जाए, 5 से 3, ये जितने पॉसिबल ट्रांजिशन है ये देख लो, सब मैं बनाते जा रहा हूं। ठीक, ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन 5 से 1 के बीच में मैंने बना दिए। किससे किसके बीच में? 5 से 1 के बीच में। आइए फॉर्मूला से देखते हैं कितना आना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप फॉर्मूला इसका बनाओगे, मतलब पहले नंबर पे, तो यहां पर n1 की जगह 1 हो जाएगा ना। n1 की जगह अगर 1 होगा, सोच के देखिए, अगर n1 की जगह 1 हो जाएगा तो ये तो मसाला 0 हो गया, n2 बचा, और यहां 1 हो गया। तो अब हम n2 को n मान ले रहे हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल को जो मैं बार बार n2 बोल रहा था उसे n मान लो। तो फॉर्मूला बनेगा n, और ये तो 0 हो गया तो n बचा, और यहां बचेगा n-1। सीधे उठा के रख लीजिए, 5वें ऑर्बिट में था, 5 माइनस 1 बाई में 2, ये कितना आ गया? 10 आएगा। अरे 5 चौकी 20 बाई में 2 कितना आ गया? 10, 10 आएगा। ठीक बात है। अगर मैं आपको, अभी मैंने बोर्ड पे ये बनवाया ना, तो इसमें गिनो कितनी लाइन आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आई है। या तो डायग्राम से बैठ के बनाओ या फार्मूला रख लो। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस का मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया भाई और बहनों,
और मॉड्यूल में इसका जिक्र भी है। एक चीज और है जो आखिरी है, जो यदा कदा पूछी जाती है, इंजीनियरिंग में खासकर पूछी जाती है। कोई एटम है, अब इसमें से अगर ईएम वेव निकलेगी, इसका मतलब ईएम वेव का फोटोन निकलेगा। जब ट्रांजिशन होगा तो फट से ईएम वेव निकलेगी, नहीं निकलेगी। और ये फोटोन निकलने का मतलब बिल्कुल वैसा हुआ जैसे एटम से फोटोन निकलने का मतलब बिल्कुल वैसा हुआ जैसे बंदूक से गोली चली हो, मारो धक्कर से, और धड़ से गोली मारोगे तो क्या होगा, झटका लगेगा, रिकॉइलिंग होती है। मैकेनिक्स में पढ़े होगे, याद होगा, एक्शन रिएक्शन, मारा धड़ से रिएक्शन। लेकिन एक्शन रिएक्शन को देखा जाए, अगर इसको एक सिस्टम बनाया जाए तो मोमेंटम में चेंज नहीं आता था। याद करो, जितना मोमेंटम गोली को मिलेगा उतना ही मोमेंटम किसको मिल जाएगा, एटम को बंदूक को मिल जाता है। तो जब एटम से कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के फोटोन निकल के भागता है, ईएम वेव निकल के भागती है, तो रिकॉइलिंग होती है। और उसका जो मोमेंटम होता है वो फोटोन, जो निकलने वाला फोटोन है उसके मोमेंटम के बराबर होता है। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h बाई लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, जो निकला फोटोन उसका मोमेंटम क्या होगा, h बाई लैम्डा। और वो वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा भी आपने कैलकुलेट करी, उठा करके हमने पुट कर दिया। तो जो मोमेंटम है वो मैंने आपको बता दिया एटम का। इसी तरीके से इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं p²/2m से, काइनेटिक एनर्जी एटम की। जो एटम रिकॉइल हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल बात है, अगर किसी भी एटम में ट्रांजिशन हुआ, जैसे हाइड्रोजन एटम में ही ट्रांजिशन हुआ, तो रिकॉइलिंग हो जाएगी। और रिकॉइलिंग में मोमेंटम जो फोटोन निकला उसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। वैल्यू कैसे क्या होगी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑलराइट, तो सबके समझ में आ चुका होगा भाई और बहनों। एक मामला और बचा है जिसका मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं, एंड दैट इज द लास्ट मामला। ठीक, और वो बात मैंने एकदम शुरुआत में पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में बोली थी कि हम आखिरी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एक तो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। मैं लिमिटेशन की भी बात करूंगा और मैं बात करूंगा उसमें कमी क्या है, कमियों के बारे में भी बात करूंगा और लिमिटेशन के बारे में भी बात करूंगा। आइए, मैंने आपको यहां पर एक टॉपिक छुड़वाया था, मैंने कहा था कि हम लोग इसको सबसे आखिरी में जानेंगे। बोहर के पूरे मॉडल को समझ चुके हैं, बिल्कुल आखिरी बात है। बोहर के मॉडल से एक बात समझ में आई कि बोहर के मॉडल ने जो कल्पना की थी वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल वैसे घूम रहा है जैसे प्लैनेटरी मोशन हो रहा है। प्लैनेटरी मोशन का मतलब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। परंतु केपलर का नियम जब पता चला तो यह पता चला कि भाई साहब, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमती है, घूमने के लिए इलेप्टिकल पाथ में घूमती है। और जब पृथ्वी घूमती है वो किस फोर्स की वजह से घूमती है, पृथ्वी घूमती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आता है। ऐसा ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है अकॉर्डिंग टू बोर अंकल। बोर अंकल कहते हैं Fe की वजह से ही तो घूम रहा है, तो वो भी तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका भी पाथ सर्कुलर नहीं होगा, इसका भी पाथ सर्कुलर नहीं होगा, एलिप्टिकल पाथ होता है, जिसे बाद में समरफील्ड ने बताया। पहला पॉइंट, ठीक है, ये देखो, ये रहा, सर्कुलर ऑर्बिट पे बेस था लेकिन होता एलिप्टिकल पाथ। दूसरी बात क्या पता चली, अगर मैं बोहर के मॉडल को बड़े एटम्स में लगाऊं, जैसे मैं कार्बन में लगाऊं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की तारीख में आप जानते हैं। वैसे मैं लिखता हूं ये कितना होता है, 6 होता है ना, 6C12, 2 होता है और 4 होता है, ये तो होता है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बोहर की बात माने तो ये K शेल है और ये L शेल है, तो हमारे मतलब बोहर के मॉडल के हिसाब से इन चारों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, चारों का एनर्जी सेम होगा, राइट। इसका मतलब अगर हम मान लो हम कार्बन एटम लेते और इन चारों में से कोई भी कूदेगा तो एक ही तरह का वेवलेंथ गिरना चाहिए,
गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? यानी एक ही लाइन मिलेगी। जब सब सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही वेवलेंथ है तो एक ही लाइन मिलेगी ना, एक लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। बाद में चल करके जब स्पेक्ट्रम हासिल किया गया तो एक लाइन की कई लाइन मिली, और इसमें खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो लोग थे, ज़ीमान और स्टार्क। इन लोगों ने देखा स्प्लिटिंग हुई और शिफ्टिंग हुई स्पेक्ट्रल लाइन में। स्टार्क ने किसमें चेक किया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ज़ीमान ने मैग्नेटिक फील्ड में। जिस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोर मॉडल कि ऐसा क्यों हुआ, इनके हिसाब से तो एक वेवलेंथ मिलना चाहिए, फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन क्यों हो रही है, एक से ज्यादा लाइन क्यों प्राप्त हो रही है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि इन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती है, इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो हम इस बात से कन्विंस है कि भाई साहब हमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज़ीमान और स्टार्क के, बस ज़ीमान और स्टार को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिकॉज यहां सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था बोहर के मॉडल में। तो यह बात भी मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, यह जो मॉडल है यह सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लागू होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, हम उसे एटम एलिमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब होता है जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसको हाइड्रोजेनिक एटम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब बोहर ने एक्सप्लेन किया था थ्योरी, तो बोहर ने जब एक्सप्लेन किया भाई और बहनों, तो बोहर ने मॉडल में जो एक्सप्लेन किया उसमें उन्होंने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की बात करी थी। लेकिन अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इनका आपस में भी तो रिपल्शन होगा, आपस में भी तो रिपल्शन होगा। इसका जिक्र नहीं किया था बोहर ने। अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनके आपस में भी रिपल्शन होने लगेगा, और जो हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसी है, ये इतना क्लियर दिख रहा है, उतना क्लियर नहीं आता है। तो बोर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, जहां पर सिर्फ मोहब्बत न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की चलती है। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया तो फिर बोहर की थ्योरी फेल कर जाती है भाइयों और बहनों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मैंने आपको एक और एक्सप्लेन कर दिया। कौन कौन सा एक्सप्लेन कर दिया? ये कर दिया, सिंगल बता दिया, सर्कुलर ऑर्बिट बता दिया। ठीक है, एक और बात है, बोहर ने इस बात के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अरे भैया जब ऑर्बिटल तक नहीं पहुंचे थे तो मैग्नेटिक मोमेंट की क्या, यानी वो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं हुआ उनके बोर के मॉडल में, राइट। तो कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि अपनी जगह पे स्पिनिंग करता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को मैंने बताया था कि उस वक्त डिफाइन नहीं कर पाए थे, बाद में डिफाइन हुआ था, खैर वो एक अलग बात है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, जब आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स में पढ़ाई करोगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है, अब जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, आपने ये कई एटम लिए, जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? पता नहीं याद है कि भूल भाल गए हो। एक एक्सपेरिमेंट किया था, पता नहीं कहीं है कि मिटा उटा दिया क्या, ये है ना। अब जैसे मान लो कि ये हरा वाला ज्यादा निकल रहा है वेवलेंथ, मतलब हरा वाला वेवलेंथ का अमाउंट ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं इसके। रेड वाले के थोड़े कम फोटोन निकल रहे हैं, और किसी और के कुछ और फोटोन निकल रहे हैं, मतलब इसके और एकदम ज्यादा निकल रहे हैं। तो ये अलग अलग फोटोन क्यों निकल रहे हैं, मतलब अलग अलग इंटेंसिटीज क्यों हैं? जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अलग अलग फोटोन प्राप्त हुए, अलग अलग इंटेंसिटी मिली, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इस वेवलेंथ के कम मिले, किसी के ज्यादा मिले। क्यों मिल रहे हैं? इस बात को भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मिला जुला के अगर कोई कॉम्प्लेक्स एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस तरह के एटम को यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई और बहनों। समझ में आ गया? तो मैंने आपको यहां पर लिमिटेशंस बताई, डिफेक्ट्स बताए, वो क्या है वो यहां पर मैंने आपको जिक्र कर दिया। ठीक है, ज़ीमान स्टार को नहीं करेगा, वैलिड होगा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, मॉडल बेस्ड है। अच्छा यहां पर चाहोगे तो लिख लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल
हाइड्रोजेनिक एटम के लिए क्यों वैलिड है? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन बताया बोर ने, पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं बताया। ठीक, इलेक्ट्रॉन इज प्रेज्यूम्ड टू रिवॉल्व अराउंड द, ये क्वांटाइजेशन कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पहले बताया था, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसको अगर और बेहतर वर्ड बनाना है तो लिख लीजिए, सेंटेंस बनाना है तो लिख लीजिएगा इन कॉम्प्लेक्स एटम। कॉम्प्लेक्स एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है भाई और बहनों, तो इसी के साथ एटॉमिक फिजिक्स की बात समाप्त, एटम की बात समाप्त। अब है इस पे आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जिक्र मैं अगले लेक्चर में आपसे करने वाला हूं। अगले लेक्चर में इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बना रखे। थैंक यू।